हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गई है, जिसमें कुल 15 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सेट 8 करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट अगर नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से दोस्तों ये आपका जिब्राल्टर जल संधि जो है अलग करती है। और ये दोस्तों ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न 12 बजे है दोस्तों, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा? आपको पता होगा दोस्तों, भारतीय मानक याम्योत्तर जो आपका पूर्वी देशांतर में कितना है? 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है, तो 82 डिग्री 30 मिनट। इसको दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? 120 डिग्री से आप घटा देंगे। 120 डिग्री से घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट जो है आपका निकल के आ जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि 1 डिग्री बराबर जो है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो 37.5 डिग्री ज्यादा है दोस्तों, तो यहाँ पर 37.5 डिग्री में हम 4 से गुना कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 150 मिनट जो है आपका 150 मिनट टोटल निकल के आएगा। 150 मिनट कितना होता है? 2.5 घंटा होता है। कितना होता है? 2.5 घंटा होता है दोस्तों 150 मिनट। तो 12 बजे यहाँ पर कहा जा रहा है, तो 12 बजे में हम 2.5 घंटा और जोड़ देंगे तो ये 14 घंटा 30 मिनट 14 बजकर 30 मिनट मतलब 2:30 बज जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कहा जा रहा है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से मिलती है? तो किस राज्य की सीमा दोस्तों तीनों से मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल की सीमा दोस्तों इनमें से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों से लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, तुंगभद्रा डैश की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी दोस्तों किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसमें जो है दोस्तों आपका कृष्णा नदी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का उदाहरण दोस्तों वुलर झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? वुलर झील है दोस्तों। और ये आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये वुलर झील जो है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लीसा प्राप्त होता है। लीसा दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष से लीसा जो है दोस्तों ये आपका प्राप्त होता है। लीसा से विरोंजा तथा जो है तारपीन का तेल बनाया जाता है। तारपीन का तेल जो है दोस्तों ये चीड़ के पेड़ से बनाया जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों साबुन, पेंट बनाने में एवं कागज उद्योग में किया जाता है। और यह सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? तो हिमालयी क्षेत्र जो है, हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये सब एरिया में आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कहा जा रहा है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका हो जाएगा दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मत्स्य पालन से देखते हैं दोस्तों, मत्स्य पालन का किससे संबंधित है ऑपरेशन जो आपका है? ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों आपका नीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल साधारण क्षमता सबसे कम होती है? जो तो जल धारण क्षमता किसमें कम होती है ये पूछा जा रहा है। तब बलुई मिट्टी जो है दोस्तों, बलुई मिट्टी जिसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसमें जो है जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। इसमें जैसे ही पानी डालिएगा आप तो तुरंत जो है ये आपका नीचे चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था। ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। इन्होंने 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों। कब किया था? 1968 में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर दोस्तों सही सही लिखना यहाँ पर जो है मेरे प्रिंट हो गया, तो सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है।
ज्वालामुखी और देश के नाम दिया गया है। तो मोना लोआ कहाँ है दोस्तों? कनाडा में है। तो मोना लोआ कनाडा में नहीं है दोस्तों, ये आपका हवाई द्वीप पे है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पे है। मोना लोआ जो है आपका ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे है, तो ये आपका गलत हो गया पहला। दूसरा है दोस्तों मेरापी इंडोनेशिया में है। मेरापी दोस्तों इंडोनेशिया में है, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखिए माउंट पोपा थाईलैंड में है। माउंट पोपा जो है आपका दोस्तों थाईलैंड में नहीं है, ये आपका म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में है। और देखिए कोलिमा अमेरिका का है दोस्तों, तो ये भी गलत दिया गया है, अमेरिका का नहीं है ये आपका मेक्सिको का है। कहाँ का है? मेक्सिको का है दोस्तों ये, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही है, मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो डोनबास क्षेत्र जो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और ये दोस्तों डोनबास क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये आपका यूक्रेन में है। कहाँ पर है? यूक्रेन में है डोनबास क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो इसमें दोस्तों आपका जो है सवाना लानोस और पंपास। सवाना लानोस और पंपास ये दोस्तों आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और सवाना कहाँ का है दोस्तों? आपको पता होगा सवाना अफ्रीका का है। कंपोस जो है आपका कंपोस ब्राजील का है। कंपोस कहाँ का है दोस्तों? ब्राजील का है। लानोस कहाँ का है? लानोस वेनेजुएला का। और पंपास दोस्तों यहाँ पर उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील के क्षेत्र में होता है। तो इसमें माफ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंपास हो जाएगा दोस्तों। ये पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा इसमें। कंपोस्ट, सवाना और लानोस ये सभी उष्ण कटिबंधीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। भारत में फाइकस फाइकस दोस्तों रिलीजियोसा पेड़ के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फाइकस रिलीजियोसा पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों पीपल के पेड़ का जो आपका साइंटिफिक नेम है। पीपल के पेड़ का साइंटिफिक नेम है दोस्तों ये फाइकस रिलीजियोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, उसमें दोस्तों गलत विकल्प कौन सा है ये हमको चुनना है। तो 4 यहाँ पर कथन दिया गया है। पहला कथन देखिए क्या कहा जा रहा है कि झिल्ली आबद्ध कोशिका अंग का उपस्थित है। दोस्तों झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक जो है उपस्थित नहीं होती है। यहाँ पर जो तो नहीं होती है, तो इसीलिए ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए नाभिकीय क्षेत्र जिसे न्यूक्लियॉइड के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। आकार में बहुत छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये सही है आपका। एकल गुणसूत्र होता है इसमें, ये भी सही है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक में है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों, इसमें झिल्ली जो है नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन किया गया था इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप को दोस्तों प्लांटी कहा जाता है और कवक को फंगी, एनिमेलिया। तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोटोजोआ इसमें नहीं होगा दोस्तों। प्रोटोजोआ इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला दोस्तों लीवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। यकृत को दोस्तों एक रासायनिक कारखाना के रूप में जाना जाता है, आपको पता होगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो आपका ग्रंथि है यही हो जाएगा दोस्तों, यकृत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी और याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो ये मस्तिष्क का दोस्तों कौन सा हिस्सा होता है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये इसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क जिसको हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं, इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है? कुकुरबिटेसी कुल का कौन सा पौधा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो लहसुन दोस्तों, इसमें लहसुन जो है कुकुरबिटेसी दोस्तों नहीं है दोस्तों, ये आपका कुकुरबिटेसी कुल का लहसुन जो आपका हो जाएगा दोस्तों लिलिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? लिलिएसी कुल का पौधा है। लिलिएसी कुल का पौधा है। बाकी आप देखिए कुकुरबिटेसी में आपका
तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, ये सभी दोस्तों आपका कुकुरबिटेसी कुल में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इसमें दोस्तों सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। सूची 1 में अवस्था दिया गया है और सूची 2 में सुमेलित करना है। तो गैस से ठोस बनने की अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? गैस से ठोस बनने की अवस्था को, इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन उत्क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन उत्क्रम कहा जाता है इसको। और गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। और गैस से द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को दोस्तों, द्रव से गैस बनेगा तो वाष्पीकरण कहलाएगा, और ठोस से गैस बनेगा तो ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 17 दिया गया है, परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है? 17, और इसका द्रव्यमान संख्या जो है 35 दिया गया है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है आपका द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है? 35 दिया गया है, और इसमें हम लोग परमाणु संख्या को घटा देंगे तो आपका न्यूट्रॉन का संख्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है? पहला देखिए, देखते हैं इसमें पहला क्या कह रहा है कि धातुएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जिसकी प्रकृति जो है आपका क्षारीय होती है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, धातुएं प्रायः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर उनसे हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ये भी सही है। तीसरा इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, वस्तुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो तीसरा भी कथन इसमें सही है। तो अंतिम प्रश्न, अंतिम जो कथन इसमें दिया गया है, धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती है। ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका उपयुक्त में से गलत हो जाएगा। धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है। ये धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 22 में देखिए कहा जा रहा है, जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है? जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है दोस्तों? इसका आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का दोस्तों स्वाद नहीं बदलता है? जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ओजोनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? ओजोनीकरण द्वारा जो है दोस्तों, ओजोन गैस के संपर्क में लाकर भी जल के जीवाणु नष्ट किए जाते हैं। इससे दोस्तों जल का स्वाद जो है नहीं बदलता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 में, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का दोस्तों रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। आपको पता होगा दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से दोस्तों आपका रतौंधी होता है। विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। इसकी कमी से अस्थियां कमजोर होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा। विटामिन के की कमी को आपको फिलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है? रक्ताल्पता होता है। जब कुछ कट जाता है कहीं पे आपका, तो ब्लड का थक्का जल्दी नहीं जमता है, तो विटामिन के कारण होता है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहा जा रहा है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की तिल्ली में प्रवेश करती है तो इसकी
आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदलती है। दोस्तों क्या बदलता है? चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 में। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान दोस्तों कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग क्या होता है दोस्तों? पलायन वेग क्या होता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्व के कारण वेग घट जाता है और अंततः अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग जो है दोस्तों शून्य हो जाता है। इसके बाद वस्तु जो है गुरुत्व के अधीन नीचे गिरने लगता है। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग बढ़ाया जाए तो महत्तम ऊंचाई मान बढ़ जाता है। इस क्रम में वस्तु को दी जाने वाली गतिज ऊर्जा जो है 12 mv² गुरुत्व बल के विरुद्ध काम करने लगती है। और जो आपका पृथ्वी के बाहर जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है दोस्तों, इससे बाहर वस्तु चली जाती है जो कभी वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आती है। इसी को दोस्तों पलायन वेग कहा जाता है, मिनिमम वेलोसिटी। चलिए, एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी यही होता है। आगे बढ़ते हैं 27 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ये आपका दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब दोस्तों कैसा होने लगता है? कम होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायु का दबाव हमारे ऊपर कम लगेगा, तो वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर कम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होता है दोस्तों। 28 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन देखिए, कहा जा रहा है यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत में चला जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा देखिए, कह रहा है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 में। जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा हो, जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा हो तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से दोस्तों कितना होगी, ये पूछा जा रहा है। तो वास्तविक आवृत्ति से ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा हो तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम होने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 30 में दोस्तों दिया गया है किसी तापमान प्राप्त करने के लिए, निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। इस प्रक्रम किस श्रेणी में दोस्तों आता है? यह प्रक्रम जो है किस श्रेणी में आता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका किस में आ जाएगा दोस्तों? ये आपका जूल थॉमसन प्रक्रम जो है ये आपका रुद्धोष्म प्रक्रम श्रेणी में आएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है शुगर टेस्टेड स्वीट, शुगर टेस्टेड स्वीट, इसको दोस्तों पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा दोस्तों आपका शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही पैसिव वॉइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 में। समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, इसका दोस्तों ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका? सही जो हो जाएगा टाइम इज रनिंग आउट। क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम इज रनिंग आउट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है। ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे, ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे, इसके दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग दैट डे। टुडे का क्या होता है दोस्तों? तो दैट डे होता है। तो टुडे यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये बिल्कुल कट जाएगा, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो दैट डे दो जगह पर दिया गया है। तो ही आस्क्ड मी इफ दोस्तों आई वाज कमिंग दैट डे,
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 में नयन का संधि विच्छेद दोस्तों पूछा जा रहा है। तो नयन का संधि विच्छेद होता है आपका ने जोड़ अन्न। क्या होता है दोस्तों? ने जोड़ अन्न होता है नयन का संधि विच्छेद। इसमें आयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? आयादी संधि होती है इसमें नयन में, यहाँ पर दोस्तों। चलिए आयादी संधि में क्या होता है दोस्तों? ए ओ अथवा और के बाद अगर कोई स्वर आता है दोस्तों तो ए बन जाता है ये, इसीलिए इसमें दोस्तों आयादी संधि आएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 में कहा जा रहा है दोस्तों निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो तालव्य स्वरनियां इसमें जो हो जाएगा दोस्तों च छ ज झ, ये सभी दोस्तों कोमल तालव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। च छ ज झ तालव्य स्वरनियां आप एक बार बोल के देखिए। च छ ज झ, देखिए आपका जीभ जो है, आपका जीभ जो है दोस्तों तालु में सट रहा है। तो तालु में सट रहा है तो ये तालव्य ध्वनि हो जाएगा। दांत में सटेगा दोस्तों, दांत में तो आपका जो है वो आपका हो जाएगा दोस्तों दंत आपका ध्वनि हो जाएगा। कंठ ध्वनि होता है, कंठ ध्वनि। एक आपका होता है दोस्तों ओठ ध्वनि होता है। और बोलिएगा प फ ब भ म, इसमें दोस्तों आपका ओठ सटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है। 36 में दोस्तों कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? सुपुत्र जो है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा? सुपुत्र यहाँ पर गलत दिया गया है। अर्जुन का पर्यायवाची दोस्तों गुडाकेश हो जाएगा, कौन्तेय हो जाएगा, सव्यसाची हो जाएगा। इसमें डी सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 में पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर के नाम और उद्योग दिए गए हैं दोस्तों। तो गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल है क्या? गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अलीगढ़ में पीतल के ताले बनते हैं दोस्तों, ये भी सही है। मेरठ में खेल का सामान मिलता है दोस्तों, ये भी सही है। कपूरथला में पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं क्या दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। कपूरथला में दोस्तों रेल डिब्बा उद्योग बनता है दोस्तों। क्या बनता है? रेल डब्बा उद्योग है, वहां पर रेल का डिब्बा बनता है कपूरथला में, इसलिए यहाँ पर ये डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो कानपुर जो है, कानपुर यहाँ पर चमड़ा उद्योग है। कानपुर में भारी मात्रा में चमड़ा उद्योग होता है। मुरादाबाद में दोस्तों क्या होता है? वहां पर दोस्तों ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है। और आपका मेरठ में खेल का सामान मिलता है दोस्तों, आपको पता होगा। नेपा नगर जो है दोस्तों, नेपा नगर इसमें अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। जामनगर में पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गुजरात का जामनगर जो है पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। कीटनाशक उद्योग जो है दोस्तों ये आपका भोपाल प्रसिद्ध है, भोपाल शहर। बरेली शहर दोस्तों बांस उत्पादन के लिए बरेली शहर जाना जाता है। और जड़ी साड़ी के लिए जाना जाता है। लुधियाना जो है दोस्तों, लुधियाना ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है और भारी मशीनरी के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है। निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है? किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? वाई के अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, इन सभी समितियों का संबंध जो है आपका दोस्तों गरीबी मापन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी वाई के अलग समिति दोस्तों, वाई के अलग समिति की अध्यक्षता जो है एक समिति का गठन किया गया था वाई के अलग समिति के। इसमें दोस्तों 1977 में गठन किया गया था। कब किया गया था? 1977 में गठन किया गया था। और इसी से संबंधित जो आपका ये सभी समितियां आ जाएंगी जिन्होंने गरीबी से संबंधित अपना मापन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या कहा जा रहा है। सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल दोस्तों कहां पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? होशंगाबाद में है दोस्तों। कहां पर है? होशंगाबाद में हो जाएगा। होशंगाबाद कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। नासिक कहां है दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं दोस्तों? टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको
प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रगतिशील कर इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 में। देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों। 41 को एक बार जो आप लोग सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मूल्य प्रति केला दिया गया है और केले की मांग जो है दोस्तों दिया गया है, और पुरानी कीमत, पुरानी मात्रा, नई कीमत, नई मात्रा यहाँ पर दिया गया है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक बार हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 0.5 कितना हो जाएगा? 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अंतिम मूल्य वस्तुओं और सेवाओं पर दोस्तों कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना अंतिम रूप से जिसको किया जाता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों व्यय विधि इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यय विधि कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों 3 विधि के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि के द्वारा किया जाता है। पहला आपका दोस्तों, पहला है आय विधि, दूसरा है उत्पादन विधि, तीसरा है व्यय विधि। पहला क्या है दोस्तों? आय विधि, दूसरा है उत्पादन विधि, तीसरा है व्यय विधि। तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न, इसमें राइट आंसर व्यय विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 43 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को FATF कहा जाता है। FATF आप लोग सुना होगा। FATF इसकी स्थापना पूछा जा रहा है 1989 में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोस्तों 1989 में FATF की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं 44 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान दोस्तों कब शुरू किया गया था? ये आपका 1958 में शुरू किया गया था दोस्तों। कब शुरू किया गया था? 1958 में शुरू किया गया था। चीन गणराज्य की स्थापना के बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे हो जाएगा उद्यमों तथा भूमि जिसका स्वामित्व, संचालन, स्वामित्व जो आपका सरकारी नियंत्रण में लाया जाता है दोस्तों। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड चीन गणराज्य में शुरू किया गया था 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सबको पता होगा दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार आपका दोस्तों किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले ने किया था। किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले ने किया था। जिनको पता नहीं था दोस्तों, आप लोग जो है याद रखिए फ्रैंक व्हिटले। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले ने किया था। आइए कुछ और आविष्कार के नाम हम पढ़ देते हैं, आप लोग यह ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ ने। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर ने किया था। एलईडी आपने दोस्तों, एलईडी आपने देखा होगा, एलईडी बल्ब होता है, एलईडी टीवी होता है। ये किसने किया था दोस्तों? तो निक होलोन्याक ने किया था। आगे देखिए मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये आपका जेम्स फॉकल ने किया था। मोबाइल फोन का कौन हो जाएगा? मार्टिन कूफर ने किया था दोस्तों। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। रडार जो होता है दोस्तों, आधुनिक रडार का किसने किया है आविष्कार? टेलर ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 में। देखिए अब क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुराना नाम अपर वोल्टा था दोस्तों? किस देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? तो किस देश का था दोस्तों? आपका बुर्किना फासो। किस देश का नाम था दोस्तों? बुर्किना फासो का पुराना नाम अपर वोल्टा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? खरगोश का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस खरगोश का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और वैज्ञानिक नाम अगर इंपोर्टेंट बात करें जो एग्जाम में पूछा जाता है,
जैसे मेढक आपका पूछा जाता है दोस्तों, इसको राना टिग्रिना कहा जाता है, राना टिग्रिना का नाम से जाना जाता है। गाय का पूछा जाता है दोस्तों, इंडिकस कहा जाता है, बॉस इंडिकस। बकरी का दोस्तों पूछा जाता है, कैप्टा हिटमस कहा जाता है इसको। आगे देखिए मनुष्य का तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, होमोसेपियंस कहा जाता है मनुष्य को। और अगर हम बात करें दोस्तों, और इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हो जाएगा दोस्तों चूहा। चूहा से पूछा जाता है रेटस, रेटस इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था। जो आपको पता होगा दोस्तों 16 महाजनपद जो थी, 16 महाजनपद में से पूछा जा रहा है दोस्तों वज्जी महाजनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता था। तो मुंगेर क्षेत्र दोस्तों ये आपका नहीं आता है, मुंगेर क्षेत्र जो है ये नहीं आता है। बाकी अब वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सभी क्षेत्र जो है वज्जी महाजनपद के अंतर्गत में आते थे। इसमें मुंगेर जो है नहीं होगा, मुंगेर दोस्तों नहीं होगा इसमें। मुंगेर आपका अंग आपने सुना होगा दोस्तों, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, इसके अंतर्गत आपका भागलपुर का क्षेत्र और मुंगेर का क्षेत्र आता है। मगध के क्षेत्र की बात करें तो मूलतः जो आपका पटना गया का क्षेत्र जो है, पटना गया राजगीर ये सभी जो है मगध के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है कौन कौन सा क्षेत्र समूह यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली आप जिला याद रखिए, मुंगेर के अंतर्गत कौन सा जिला आ जाएगा। तो खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दोस्तों मुंगेर का पूछा जा रहा है। तो मुंगेर में, मुंगेर का अगर हम बात करें दोस्तों, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई ये सभी आ जाएगा दोस्तों आपका। फिर से एक बार पढ़ते हैं, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो आपका है खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और जमुई ये सभी दोस्तों आपके यहाँ पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। आप सबको पता होगा दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र पूछा जाता है दोस्तों, 30 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और आपका विधानसभा जो होता है दोस्तों, विधानसभा इसमें 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है, किसका मिलान गलत है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा का सीट है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 31 राज्यसभा का सीट है, ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, 31 राज्यसभा का सीट है। महाराष्ट्र में 16 राज्यसभा का सीट है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों 19 राज्यसभा का सीट है, 16 नहीं है, 19 राज्यसभा का सीट है। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा का सीट है, बिहार में 16 है, उत्तर प्रदेश में 31 है। तो बी यहाँ पर गलत दिया गया है। और अगर हम बात करें, ये दोस्तों राज्यसभा का सीट है। लोकसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। बिहार में दोस्तों कितना है, बिहार में आपको पता होगा 40 लोकसभा का सीट है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कितना है दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा का सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा जा रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दोस्तों बनाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया था, 1911-12 में बनाया गया था दोस्तों। कब बनाया गया था, 1912 में शायद बनाया गया था। तो ये दोस्तों किस संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूछा जा रहा है, एनसीआर जिसको आप लोग जानते हैं दोस्तों, एनसीआर, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 में कहा जा रहा है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 92वां संविधान संशोधन दोस्तों भाषा से संबंधित अंतिम संशोधन था। इसमें आपका दोस्तों बीडीएमएस जोड़ा गया था। बीडीएमएस आप लोग याद रखिए, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों कुल भाषाएं 22 हो गई थी और वर्तमान में भी 22 भाषाएं ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या कहा जा रहा है,
73वां संशोधन कब लागू हुआ था दोस्तों? 73वां संशोधन आपको पता होगा, पंचायती राज से संबंधित 73वां संशोधन, ये कब लागू हुआ था ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये कब लागू हुआ था? तो ये आपका दोस्तों 1992, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये आपको पंचायती राज से संबंधित पता है दोस्तों। 24 अप्रैल को इसीलिए राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे संबंधित भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 9 दोस्तों। पंचायत से संबंधित आपका भाग 9 हो जाएगा। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 243, अनुच्छेद 243। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? विधान परिषद के गठन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद करता है ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 169 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद जो है आपका नहीं है। विधान परिषद दोस्तों किन किन राज्यों में है? बिहार में है। बिहार के साथ यूपी आपको याद रखना है। बिहार का नाम जब भी आएगा दोस्तों तो बिहार के साथ आपको यूपी जोड़ के चलना है। तो बिहार यूपी हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक हो गया दोस्तों। महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक याद रखना आपको। उसके बाद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है तो वो याद रखना है। एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना याद रखना आपको, तेलंगाना। चलिए बिहार के साथ यूपी याद रखना है, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक याद रखना है और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना याद रखना है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। बिहार में अगर बात करें दोस्तों तो विधान परिषद के कितने सीट हैं? तो 75 सीट है। कितना सीट है? 75 सीट है। चलिए 56 को देखिए एक बार। 56 को संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? द्वितीय वाचन पूछ रहा है दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम वाचन जो है 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। कब से कब तक था? 4 से 9 नवंबर 1948। तो ये प्रथम वाचन यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये प्रथम वाचन है। प्रथम वाचन है ये। द्वितीय वाचन हम लोग देखते हैं। द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन चला था। 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर द्वितीय वाचन जो हुआ था संविधान पर, द्वितीय वाचन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। तृतीय वाचन दोस्तों अगर हम बात करें तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 यहाँ पर दोस्तों ये तृतीय वाचन का यहाँ पर दिया गया है। तो पहला वाचन 4 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन दोस्तों संविधान पर जो हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन इसमें हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद हो जाएगा 23 और 24। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद अगर हम इसकी बात करें 14 से 18 में दोस्तों क्या दिया गया है? यहाँ पर समानता का अधिकार दिया गया है। क्या है? समानता का अधिकार है। 19 से 22 में क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। 23 से 24 में तो आपको पता होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से 28 जो दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में दोस्तों संस्कृति और शैक्षिक अधिकार है। और 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 31 को समाप्त कर दिया गया है, आपको पता होगा। 31 में दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, इसको जो है 300 के क में भेज दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या कहा जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंड नहीं दिया जा सकता है? दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में दिया गया है दोस्तों की एक गलती की एक सजा। इसको आप लोग इस तरीके से याद रखिए, एक गलती की एक सजा अनुच्छेद 20 में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? दोस्तों पुडुचेरी को आपका 14वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया था दोस्तों? 1954 में। कब बनाया गया था? पुडुचेरी की सारी बस्ती को 1954 में फ्रांस की सरकार से ले लिया गया था। और 14वें संविधान संशोधन 1962 कब हुआ था? 1962 में 14वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए कहा जा रहा है 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे बन गया। इसकी थीम पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका थीम क्या था ये हमको बताना है। तो इसका थीम था दोस्तों फॉरेस्ट एंड फूड। क्या था? फॉरेस्ट एंड फूड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था 21 मार्च को, इसका थीम था फॉरेस्ट एंड फूड। आगे बढ़ते हैं। 61 में कहा जा रहा है दोस्तों कि दिया सलाई जो आत्मकथा है, इस पुस्तक के रचनाकार दोस्तों कौन है? दिया सलाई के दोस्तों कौन हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। कौन हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कैलाश सत्यार्थी को जो है इस लेखन के लिए आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। 2014 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिया सलाई के रचनाकार हैं कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको दिया सलाई के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से किसे दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका समीर गोविंद जमदग्नि और मायाराम उनियाल ताराचंद्र शर्मा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 में कहा जा रहा है दोस्तों 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? ये आपका जीता है दोस्तों ओपल सुचाता चुवांगसारी। किसने जीता है? ओपल सुचाता चुवांगसारी दोस्तों थाईलैंड की है। ये थाईलैंड की है। कहाँ की है? थाईलैंड की है। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। ये थाईलैंड की है। इन्होंने मिस वर्ल्ड 72वीं मिस वर्ल्ड जीता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 64 में देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश दोस्तों जर्मनी बन गया है। कौन सा बन गया है? जर्मनी बन गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी दोस्तों सबसे ज्यादा ऋण देने वाला, कर्जा देने वाला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका सम्मेलन दोस्तों कहां पर किया गया है जून 2025 में? ये पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका स्टॉकहोम में हुआ है। कहां पर हुआ है? जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम में हुआ है दोस्तों। स्टॉकहोम कहाँ में है दोस्तों? आपका स्वीडन में है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? वधावन बंदरगाह की आधारशिला आपका मोदी जी ने कहां पर रखा है दोस्तों? महाराष्ट्र में रखा है। कहां पर रखा है? महाराष्ट्र में रखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है हाल ही में यूनेस्को में किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? किसे दोस्तों शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? आपका जो दिया गया है दोस्तों मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। 68 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला है दोस्तों? दृष्टिबाधित मतलब आप अंधी समझिएगा दोस्तों। अंधी महिला दोस्तों कौन है ऐसी दुनिया की पहली जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोंजिंग एंगमो। कौन हो जाएगा? छोंजिंग एंगमो हो जाएगी दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश की है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनने का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर सी छोंजिन एंगमो। कहाँ की है ये दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान शुरुआत किया गया है? शून्य गरीबी अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों शून्य गरीबी अभियान।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो सीबीआई द्वारा जो अभियान चलाया गया दोस्तों ऑपरेशन चक्र 5। क्या है दोस्तों? ऑपरेशन चक्र 5 इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 में इसरो के ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। इस बार ये बीपीएससी में भी पूछा गया था। 71वीं बीपीएससी जो हुआ था इसमें ये प्रश्न पूछा गया था 100वां प्रक्षेपण से संबंधित। तो कौन सा इसमें गलत दिया गया है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला कथन दिया गया, इसका लॉन्चिंग जो 28 जनवरी 2025 को हुआ था। तो पहला ही कथन यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया। पहला ही कथन यहाँ पर गलत हो गया। 29 जनवरी 2025 को हुआ था दोस्तों, 28 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 29 होगा। कितना होगा? 29 जनवरी 2025 को हुआ था। दूसरा कह रहा है इसमें जो है दोस्तों GSLV F-15 रॉकेट का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही है। NVS-2 सैटेलाइट को भेजा गया था, ये भी सही है। तो बी और सी इसमें सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 में। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ये दोस्तों आपका SPHERX टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है दोस्तों? एस्फेरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, तो किस संगठन के द्वारा ये किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों नासा। क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि हेल्ड पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? हेल्ड पहल का उद्देश्य क्या हो जाएगा? लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। क्या हो जाएगा? लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस पहल की शुरुआत दोस्तों 19 अप्रैल को किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 2025 को इस पहल की शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 74 में विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है पवन दिवस। अगर हम बात करें दोस्तों आपका 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस। 25 जून को दोस्तों संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस ये दोस्तों आपका 25 जून को मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 31 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? ये आपका विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में दोस्तों आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? 2031 में दोस्तों पूछा जा रहा है कहां पर किया जाएगा? तो ये आपका दोस्तों भारत तथा बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत तथा बांग्लादेश। 2027 में जो होगा दोस्तों आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप, ये दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया में होगा ये 2027 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? तो 2024 में किसको नहीं दिया गया है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। प्रवीण कुमार को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, गुकेश डी को मिला है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सलीमा टेटे को नहीं मिला है। सलीमा टेटे को दोस्तों कौन सा मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिला है, ना कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सलीमा टेटे का अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हॉकी खेलती है। क्या खेलती है? हॉकी खेलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 में हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन जो था दोस्तों उसका परिवर्तित नाम करके संविधान सदन रखा गया। क्या रखा गया है? संविधान सदन रखा गया है। इसका नामकरण दोस्तों 19 सितंबर 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 2023 को इसका नामकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 78 में कहा जा रहा हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में चक्रवात आया था दोस्तों, चक्रवात आया था आपका बंगाल की खाड़ी में। तो ये दोस्तों किसके द्वारा रखा गया? दोस्तों श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया? यह नाम जो है शक्ति श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 79 में देखिए कहा जा रहा है मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर दोस्तों सही है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है
कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया था। बिल्कुल सही कह रहा है पहला कथन। दूसरा कथन देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि यह प्रतियोगिता जो 18 जून 2025 को पटना के गर्दनी बाग खेल परिसर में हुआ था। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 17 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून को नहीं हुआ था, ये 17 अप्रैल को हुआ था। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिषद में हुआ था। पाटलिपुत्र खेल परिषद में हुआ था, तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया जो दो समूहों में शामिल थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसमें कथन जो है सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो मनोज कुमार के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है दोस्तों, तो ये पुस्तक पूछा जा रहा है। ये पुस्तक आपका स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, क्या है दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, जिसका दोस्तों विमोचन बिहार के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 81 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है आपका कि कौन सा सही है। 2 कथन दिया गया है और सही कथन का हमको पता लगाना है। पहला कथन देखिए, 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया था। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार को किसी तरह सहयोग ना दिया जाए, ये लोग नहीं चाहते थे। तो इसमें दोस्तों कोई भी क्या है? सत्य नहीं है। न तो ए सत्य है और न ही 2 सत्य है। दोनों कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 82 में। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? कामागाटू आपका घटना जो था कामागाटा मारू, इससे बाबा गुरुदत्त सिंह संबंधित था दोस्तों। यह घटना 1914 में हुआ था। यह घटना जो है 1914 में हुआ था दोस्तों। 1914 में आपको पता होगा दोस्तों, कामागाटा मारू जो है एक जहाज का नाम था। किसका नाम था? जहाज का नाम था, जो कि कनाडा के लिए निकला था दोस्तों। कनाडा के लिए ये जहाज निकला था। गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था इसमें। आगे बढ़ते हैं 83 में कहा जा रहा है कि चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों। चटगांव शस्त्रागार से जो सूर्यसेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूर्यसेन हो जाएगा दोस्तों। इसको मास्टर दा के नाम से भी पुकारा जाता है। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी पुकारा जाता है। चटगांव शस्त्रागार पर छापामारी योजना का इन्होंने योजना बनाया था 1930 में। कब बनाया था? 1930 में इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। 84 में चलते हैं। 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1948 के बाद दोस्तों पूछा जा रहा है। 1948 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो पट्टाभी सीतारमैया जो है इनकी अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पट्टाभी सीतारमैया ने किए थे। ये आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया था? ये जो है जयपुर में हुआ था। ये कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 में। देखिए सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 में सुमेलित करना है। विशाख दत्त दोस्तों क्या है? इसे इसका संबंध किससे है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों नाटककार थे। विशाख दत्त कौन थे? नाटककार थे दोस्तों। आगे देखिए, आगे आपका हो जाएगा वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे दोस्तों। चरक क्या थे? चरक चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? गणितज्ञ थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 86 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करें। गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित 2 कथन दिया गया है यहाँ पर। पहला कथन है गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ये भी सही है दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक कौन था दोस्तों? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है।
आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की अवधि दोस्तों क्या थी? बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, इसकी अवधि पूछा जा रहा था 1765 से 72। 1765 से 72 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन की अवधि 1765 से 72 थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी। किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों, तो द्वैध शासन लगा दिया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। आगे बढ़ते हैं। 88 में कहा जा रहा है दोस्तों सुगोली की संधि कब हुई थी? सुगोली की संधि 1816 में हुई थी। किसके साथ हुई थी दोस्तों? ये नेपाल में जो गोरखा सैनिक थे उनके साथ हुई थी 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1816, मार्च 1816। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मार्च 1816 में सुगोली की संधि हुई थी, गोरखा सैनिक के साथ हुआ था नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। 89 में मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों ने समझौता किया था दोस्तों? तो ये किसकी मध्यस्थता के बाद हुआ था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गांधी जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गांधी जी की मध्यस्थता के बाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर में कह रहा है कि एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1919 में कहां पर होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन कहां पर प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 1916 में ये आपका एनी बेसेंट द्वारा मद्रास, अडेयर मद्रास में शुरू किया गया था। अडेयर मद्रास में शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में। आगे बढ़ते हैं। 91 में हिटलर ने आत्महत्या कब किया था दोस्तों? हिटलर ने, पता है आपको, हिटलर दोस्तों जर्मनी का एक शासक था हिटलर। जब ये दोस्तों इसका अंतिम समय आया तो ये खुद को गोली मार लिया था और अपनी पत्नी को भी गोली से उड़ा दिया था 30 अप्रैल 1945 को। कब किया था दोस्तों? 30 अप्रैल 1945 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 30 अप्रैल 1945 को। आगे बढ़ते हैं। 92 में गैस्टीन की संधि कब हुई थी? गैस्टीन की संधि दोस्तों पूछा जा रहा है, गैस्टीन की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस्टीन की संधि 1865 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गैस्टीन की संधि किसके किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो इसमें सेल्जविक तथा होस्टिंग के प्रश्न जो थे दोस्तों, जर्मन का डेनमार्क से युद्ध हुआ था, इसमें डेनमार्क पराजित हुआ था। तो इन दोनों के बीच जो आपका इन दोनों के बीच संधि हुआ था, गैस्टीन की संधि 1865 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 100 संख्याएं जो है, 3 अंकों वाली 100 संख्याएं 9 से विभाजित हो सकती है। 94 में चलते हैं। एक आयत की लंबाई दोस्तों दिया गया है 24 सेंटीमीटर से अधिक है। इसका आयत दिया गया है 112 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आपको पता होगा। आयत का लंबाई जो है, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 2 × L + B होता है। इसको निकालने के बाद आपका क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 95 में चलिए। 95 में कह रहा है 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को जो है कितने दिनों में कर लेंगे? ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 5 दिनों में कर लेंगे। कितने दिनों में कर लेंगे? 5 दिनों में हो जाएगा दोस्तों काम। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 1600 रुपए को 3 भागों में उस प्रकार से विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें, तीसरे भाग के चौथाई बराबर हो। दोस्तों भाग बराबर हो ये पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 700, 500, 400। कितना भाग हो जाएगा दोस्तों? 700, 500, 400। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 97 में ए अनुपात बी दिया गया है दोस्तों 32:35, बी अनुपात सी 21:32 दिया गया है। ए अनुपात सी जो है पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा? ये तो काफी सिंपल है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। ये 3:5 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपए है तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपए है। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका क्या हो जाएगा?
12 रुपए हो जाएगा दोस्तों। 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 रबड़ का दाम 12 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर। 99 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कथन दिया गया है। कथन इसमें दिया गया है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। कोई गाय जो है दोस्तों, कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो चलिए, कोई गाय जो है बिल्ली नहीं है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि सभी बिल्लियों की मूछें हैं। सभी बिल्लियों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिल्ली, ये आपका हो जाएगा बिल्ली। और सभी बिल्लियों की मूछें हैं दोस्तों, मूछें। चलिए, तो ये आपका डायग्राम बन गया कि गाय जो है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो बिल्ली और गाय का संबंध किसी प्रकार से नहीं है, और बिल्ली और गाय और मूछ का संबंध भी किसी प्रकार से नहीं है। तो बिल्ली सारी जो है, इन सभी को मूछें हैं। तो आइए हम निष्कर्ष देखते हैं। इसका निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गाय बिल्लियां हैं। तो ये दोस्तों निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्ली और गाय का कोई संबंध यहाँ पर है नहीं। कुछ गायों की मूछें हैं, गाय की मूछ से कोई संबंध नहीं है। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो कोई भी निष्कर्ष इसमें अनुसरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। देखिए कहा जा रहा है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए दोस्तों कि समीकरण जो है सही हो जाएगा। समीकरण सही दोस्तों आपका 2, देखिए यहाँ पर बराबर के बाद 2 दिया गया है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है, कौन से 2 चिन्ह को बदलना है, 2 चिन्ह को बदलेंगे तो आपका 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें माइनस को और भागा को, माइनस और भाग को यहाँ पर चेंज करेंगे दोस्तों। माइनस को भाग को आपस में चेंज करेंगे तो आपका समीकरण 2 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका सेट जो है, आपका ज्ञान बिंदु का जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट आया, इसका सेट 8 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों से एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट वीवीआई सेलेक्टेड प्रश्नों को ही दिया गया है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।